हेलो बच्चों, वेलकम टू अल्केमिस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल लास्ट क्लास में हमने सॉल्यूशन चैप्टर ख़त्म किया था और उसकी डीपीपी ग्रुप पे कंप्लीट डीपीपी मिल गई होगी आपको। तो होपफुली आपने वो डीपीपी कवर कर रखी होगी। आज हम नया चैप्टर नंबर 4 है बुक के अकॉर्डिंगली। नई एनसीईआरटी में ये चैप्टर नंबर 3 है। आपका चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों, तो आप अपनी नोटबुक ले लीजिए। नया जिन लोगों ने सोल्यूशन पूरा नहीं किया, सोल्यूशन पूरा कर लीजिए। नया चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है बच्चों। अगेन ये फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसमें बहुत से न्यूमेरिकल्स होंगे। मैक्सिमम इस टॉपिक में से न्यूमेरिकल पोर्शन ही ज़्यादातर पूछा जा रहा है आजकल। बहुत से टॉपिक्स रहेंगे, सारे सब टॉपिक्स हम कवर करेंगे। आपको बस इतना करना है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस साथ साथ कंटिन्यू रखनी है। आपको क्वेश्चंस आपके कम नहीं होने चाहिए। जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री है ये सारी क्वेश्चन बेस्ड है, सारी न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो जब तक आपके न्यूमेरिकल्स कवर नहीं हो रहे तब तक इसमें बहुत गड़बड़ है। आपको साथ साथ न्यूमेरिकल्स कवर करने ज़रूरी हैं बच्चों। ठीक है, भले ही वो आपके जेई मेंस के लिए हो, भले ही जेई एडवांस के लिए, भले ही नीट के लिए, या फिर आपके बोर्ड्स के लिए भी। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पे नए पेज पे हेडिंग लिख लीजिए केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बच्चों। अब काइनेटिक्स का मतलब होता है बच्चों मोशन। तो किसी भी तरह की मूवमेंट या चेंज, मोशन से बेटर एक टर्म है चेंज, तो किसी भी तरह का चेंज वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब किस चीज़ में चेंज हो रहा है? केमिकल में, यानी कि केमिकल रिएक्शन में जो चेंज हो रहा है हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओवरऑल ये चैप्टर हमें इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे स्पीड ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बच्चों, तो एक रिएक्शन की क्या स्पीड रहेगी, एक रिएक्शन किस तरह से मूव करती है, किस तरह से वर्कआउट होती है, एक रिएक्शन कितने टाइम में ख़त्म होती है, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब आपने हेडिंग लिख लिया अपनी नोटबुक में केमिकल काइनेटिक्स। सो सबसे पहले इस चैप्टर की इस हेडिंग की डेफिनेशन आप लिख लीजिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with rate of chemical reaction, which deals with rate of chemical reaction and the various factors which affect the rate of chemical reaction, is known as chemical kinetics. तो ओवरऑल हम इस चैप्टर में रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट बहुत ही कॉमन टर्म है, आपने फिजिक्स में भी सुना होगा। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना आपने नोट कर लिया। अब रेट का मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे आज सिर्फ बच्चों इंट्रोडक्टरी होगा, तो सबसे पहले आप हेडिंग लिख लीजिए रेट ऑफ अ रिएक्शन। रेट ऑफ अ रिएक्शन। ठीक है बच्चों, अब जैसे रेट टर्म का पहले मैं आपको मतलब समझाता हूं। रेट का मतलब, रेट वर्ड कहां पे यूज होता है? जहां भी कोई चीज टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो, वहां पे हम उसे रेट की टर्म में डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई गाड़ी मूव कर रही है। अब टाइम के साथ साथ गाड़ी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। अगर गाड़ी मूव कर रही है तो जैसे जैसे टाइम पास होगा गाड़ी का डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं? रेट। आपने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा। अब बच्चों केमिस्ट्री में क्या है, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है, देखो केमिकल रिएक्शन तो एक जगह से दूसरी जगह नहीं मूव कर रही है ना। तो केमिकल रिएक्शन में हम डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं लिख सकते रेट को। अब रेट का मतलब तो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन आप खुद सोचो कि एक रिएक्शन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो टाइम के साथ चेंज होती है? खुद सोचो। कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर स्टेट चेंज हो जाती है, सॉलिड से लिक्विड में बदल गया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो हर एक प्रोसेस में चेंज नहीं होता। कई बार सॉलिड से सॉलिड ही रह जाता है, कई बार लिक्विड से लिक्विड ही रह जाता है ना। हम यहाँ पे क्या डील करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म
जो एक केमिकल रिएक्शन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है वो है कंसंट्रेशन या अमाउंट, है ना। क्योंकि अगर रिएक्शन हो रही है तो रिएक्टेंट की अमाउंट कम होगी ही होगी, है ना। मान लो आपने रिएक्टेंट शुरू में 10 मोल लिया तो रिएक्टेंट तो रिएक्ट होता जा रहा है, तो वो अमाउंट कम होती जाएगी। और प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, प्रोडक्ट की अमाउंट टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी, है ना। तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन में हम समथिंग अपॉन टाइम लेंगे, और वो समथिंग क्या होगा, जो चीज़ चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम रेट को डिफाइन करेंगे। फिजिक्स में रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। केमिस्ट्री में रेट को कैसे डिफाइन करते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। इतनी बात आप समझ रहे हो बच्चों। तो रेट के लिए आप सबसे पहले मैंने लिखा रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, आप इसमें नोट डाउन कर लीजिए कि रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब भी कोई चीज टाइम के साथ चेंज होगी तो उसे रेट की टर्म में डिफाइन किया जाएगा। रेट इज डिफाइंड एज चेंज इन एनी क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम केमिस्ट्री में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है हमारी, कंसंट्रेशन। आगे लिख लीजिए, फॉर केमिस्ट्री द चेंजिंग क्वांटिटी इज कंसंट्रेशन। और एक और बात बच्चों, अगर मान लो मेरे पास गैसेस है तो जो रिएक्टेंट में गैसेस है वो धीरे धीरे प्रोडक्ट में गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो रिएक्टेंट वाली गैस है उसका प्रेशर क्या होगा, टाइम के साथ कम होगा, और जो प्रोडक्ट वाली गैस है उसका प्रेशर टाइम के साथ क्या होगा, बढ़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी प्रोडक्ट बनता जाएगा, और जितनी प्रोडक्ट में गैस बनती जाएगी उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा उसका। सिंपल सी बात है ना। तो हम केमिस्ट्री में चेंज इन कंसंट्रेशन भी लिखते हैं, लेकिन अगर गैसियस सिस्टम आएगा तो चेंज इन प्रेशर भी लिखा जाता है। तो मैं लाइन बोल रहा था, फॉर केमिस्ट्री rate is also defined as change in concentration or pressure with respect to change in time। ठीक है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन आपको समझ आ गया। तो रेट का एक सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, रेट इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन, और अगर गैस है तो चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये फॉर्मूला याद करना। आपको लग रहा है कि ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे बहुत से फॉर्मूलाज आ जाएंगे, और एग्जामिनर पूछ रहा होगा कि रेट बताओ, बच्चे सब फॉर्मूले लगाने शुरू कर देते हैं, जबकि रेट का बेसिक मतलब भूल जाते हैं, जो कि होता है चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, या फिर चेंज इन प्रेशर बाय चेंज इन टाइम। ठीक है बच्चों, तो आपको ये बात याद रखनी है कि रेट का सबसे बेसिक मतलब है चेंज इन समथिंग बाय चेंज इन टाइम। हो जाएगा बच्चों ये चीज आपके पास, ठीक है। आगे लिखिए हेडिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। रेट के बेसिस पे, वैसे तो बहुत टाइप की रिएक्शन है, रेट के बेसिस पे किस तरह की रिएक्शन है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास अगर हम रिएक्शन की स्पीड को देखें तो 3 तरह की रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत फास्ट हैं, जो एकदम से इंस्टेंटेनियसली खत्म हो जाती हैं। एग्जांपल, एसिड और बेस की रिएक्शन ले लो, न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन बहुत क्विक रिएक्शन है, हमें ऐसा नहीं होता कि हमने एसिड डाला, बेस डाला और हम वहाँ पे बैठ गए 10 मिनट बाद, 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद रिएक्शन, ऐसे नहीं होता। हमने एसिड और बेस डाला, फटाफट रिएक्शन खत्म, है ना। तो कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है, जैसे कि कंबशन भी जनरली एक क्विक रिएक्शन है ना। या फिर आयोनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, आपने पढ़ा होगा बचपन में, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना, जिसमें एक आयन आता है वो दूसरे वाले आयन को हटा के उसकी जगह ले लेता है, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो वो सारी रिएक्शंस बहुत फास्ट रिएक्शंस है, बहुत क्विक रिएक्शंस है, तो वो ऐसे इंस्टेंटेनियसली हो जाती है ना। कुछ रिएक्शंस होती हैं बहुत स्लो, जैसे कि मान लो रस्टिंग। अब रस्टिंग ऑफ आयरन है, अब ऐसे नहीं होता कि आयरन का आपने एक पीस रखा और वो ऐसे 1 सेकंड में उसको जंग लगी, ऐसे कुछ नहीं होता। तो उसमें टाइम लगता है, उसमें महीनों लग सकते हैं, उसमें सालों लग सकते हैं। तो रस्टिंग एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कुछ रिएक्शन है
जो एकदम से हो जाती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। कुछ रिएक्शंस हैं जो बहुत स्लो होती हैं, जिन्हें सालों भी लग सकते हैं, जिन्हें महीने भी लग सकते हैं। और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो दोनों के बीच में होती हैं, यानी कि किसी रिएक्शंस को पूरा करने में 10 मिनट लग रहे हैं, 15 मिनट लग रहे हैं, 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, वो होगी मॉडरेट रिएक्शंस। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह की रिएक्शन है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। अब बच्चों आप खुद सोचो, जो रिएक्शन बहुत फास्ट है उसको स्टडी करना इजी नहीं होगा, है ना। आप कैसे नोट करोगे जब रिएक्शन नैनो सेकंड में, माइक्रो सेकंड में, 10 सेकंड में, 5 सेकंड में रिएक्शन खत्म हो रही है, तो उसको स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम जो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं उनको ज़्यादातर स्टडी नहीं करते। और जो बहुत स्लो रिएक्शन है, अब आप महीनों तो बैठोगे नहीं किसी रिएक्शन को स्टडी करने, है ना। तो हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जिसको हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो होगी मॉडरेट रिएक्शंस, जिनको कवर करने में कुछ मिनट्स, कुछ घंटे लग सकते हैं। ना तो वो बहुत फास्ट है, ना तो बहुत स्लो है, इतनी बात समझ रहे हैं। लेकिन हम डेफिनेशंस तीनों की लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत स्लो रिएक्शन है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे, बहुत फास्ट रिएक्शन है उसको हम स्टडी नहीं करेंगे। हम स्टडी करेंगे जो दोनों के बीच में रिएक्शंस है, जिनको पूरा करने के लिए ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ना बहुत कम टाइम लगेगा, जो एक मॉडरेट स्पीड पे चल रही है। इतना आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम 3 तरह की रिएक्शन लिखेंगे। पहली रिएक्शन लिख लीजिए, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में पहली रिएक्शन वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसे कुछ नाम नहीं है बच्चों, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन किस तरह की है। हम कौन सी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, एटलीस्ट हमें उसके बारे में एक अच्छा सा आइडिया होना चाहिए, तो वो चैप्टर अच्छे से समझ आता है, ठीक है। ये नहीं कि बस चैप्टर उठाया, फॉर्मूले लिखे, फटाफट क्वेश्चन करने शुरू किए, उससे बच्चों कोई सेंस नहीं बनती। जेई बेसिक्स चीज़ों पे क्वेश्चन आस्क करेगा। जेई ये चेक करेगा कि आपको समझ में आया कुछ, वो ये नहीं चेक करेगा कि किसने फॉर्मूले रटे हैं, किसने बुक सारी पढ़ ली। ऐसी चीज़ें नहीं टेस्ट होती जेई में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसी चीज़ें नहीं टेस्ट होती। तो आपको चैप्टर का थीम और समझ आना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो हम पहली रिएक्शन लिखेंगे वेरी फास्ट रिएक्शन। इसमें लिखिए the reactions which are completed within fraction of seconds. The reactions which are completed within fraction of seconds. ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लीजिए। Ionic reactions are generally very fast. Ionic reactions are जनरली वेरी फास्ट। आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं, NaCl में डाला AgNO3, सिंपली क्या हो गया, NaNO3 और AgCl बन गया। आप इसकी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आयनिक रिएक्शंस आर जनरली वेरी फास्ट। बोर्ड पे देखिए एग्जाम्पल लिख लीजिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिएक्शन इतनी फास्ट क्यों है? बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है बच्चों। रिएक्शन स्लो कब होगी, आप खुद सोचो। जब रिएक्शन में कोई नए तरह की बॉन्ड बनेगी या पुरानी बॉन्ड टूटेगी, या बॉन्ड ब्रेक करने में और बनाने में टाइम लगता है बच्चों, ठीक है। अब इसमें क्या है, आयन तो एक्सचेंज हो रहे हैं। एक सोल्यूशन है जिसमें Na और Cl के आयन है, एक सोल्यूशन है जिसमें Ag और NO3 के आयन है। बस Na वालों ने Ag की जगह ले ली, बस कोई बॉन्ड टूटा नहीं, कोई बॉन्ड बना नहीं। सर ये बॉन्ड भी तो टूटा, ये कोई बॉन्ड थोड़ी है बच्चों, ये सोल्यूशन में है, सारा कुछ सोल्यूशन में हो रहा है। तो सोल्यूशन में आयन्स फ्री हैं, एक आयन इसकी जगह अपनी जगह छोड़ के साथ वाले की जगह पे जा रहा है, तो बस इतना सा टाइम लगेगा इसमें। पॉइंट समझ रहे हैं? तो आयनिक रिएक्शन ज़्यादातर फास्ट इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें कोई नए तरह की बॉन्ड नहीं बनती, ना पुरानी कोई बॉन्ड टूटती है। आपने पढ़ा होगा आयनिक बॉन्ड एक पर्टिकुलर कोई बॉन्ड नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो बस पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन है ना। तो सिंपली जितने भी आयनिक रिएक्शन है ये बहुत फास्ट है। समझ रहे हो बच्चों? आपको इसका रीजन भी समझ आ गया होगा। आप लिख भी सकते हैं कि आयनिक रिएक्शंस आर जनरली फास्ट बिकॉज they only involve exchange of ions. They only involve exchange of ions and does not involve any bond formation or bond cleavage. मतलब इसमें कोई भी बॉन्ड ना तो टूट रहा है ना बन रहा है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। एंड दे डज नॉट इन्वॉल्व एनी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड क्लीवेज। देखिए बच्चों, आपने
सेकेंड पहली है वेरी फास्ट, सेकेंड क्या होगी? वेरी स्लो रिएक्शंस। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, इनको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगेगा। लिख लीजिए इसके बारे में, द रिएक्शन विच रिक्वायर्स years for their completion are very slow reactions. For example, rustic. अब इसके बारे में बच्चों कुछ बताने की जरूरत है नहीं। फॉर एग्जाम्पल rustic। तीसरा लिख लीजिए बच्चों, मॉडरेट रिएक्शंस। यही हमारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और इसी के बारे में ये आगे वाला पूरा चैप्टर होगा बच्चों, मॉडरेट रिएक्शंस। लिख लीजिए इसके बारे में, द रिएक्शंस विच रिक्वायर फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन। फाइनाइट, एक फाइनाइट टाइम होगा, 5 मिनट, 10 मिनट, 40 सेकेंड, ऐसे फाइनाइट टाइम होगा, डिफाइंड बाउंड्री होगी टाइम की। द रिएक्शन विच रिक्वायर्स फाइनाइट टाइम फॉर देयर कंप्लीशन and which can be measured practically, जिसको हम देख भी सकें, जिसको हम स्टडी कर सकें, हमारे पास इतना टाइम हो कि हम रिएक्शन को स्टडी कर सकें। ठीक है, इसकी एग्जांपल लिख लीजिए आप। मैक्सिमम बच्चों आप जो भी रिएक्शंस पढ़ते हैं वो मॉडरेट में ही फॉल करती हैं। इसकी एग्जांपल फिर भी लिख लीजिए, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस। मॉलिक्यूलर, जिस भी रिएक्शन में बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, वो सारी की सारी रिएक्शन मॉडरेट है। आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, पूरा चैप्टर इसकी एग्जांपल है। वैसे तो कोई भी एग्जांपल लिख लीजिए, हेबर्स प्रोसेस लिख लीजिए, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, कोई भी एग्जांपल आपके दिमाग में, जितनी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं सब मॉडरेट हैं, मैक्सिमम रिएक्शंस मॉडरेट हैं। ठीक है, हो गया बच्चों इतना? ठीक है, और हम पूरे चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शंस को ही स्टडी करेंगे, क्योंकि यही ऐसी रिएक्शंस हैं जिनको एक्चुअली स्टडी किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, हो जाएगा इतना? चलो, नोट कर लिया आपने सारा? ठीक है, हम वापस अपने मेन हेडिंग की तरफ चलते हैं बच्चों, रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब के बाद थोड़ा मिक्स टाइप से चैप्टर चलेगा, बीच बीच में न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, फिर थ्योरी पोर्शन आएगा, फिर न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा। ठीक है, आज मैं इसके फर्स्ट टाइप ऑफ न्यूमेरिकल पोर्शंस को कवर करने जा रहा हूँ। ठीक है, रेट ऑफ अ रिएक्शन, है ना। इसको समझाने के लिए बच्चों मैं एक बिल्कुल बेसिक रिएक्शन ले रहा हूँ, जहां पे मेरा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। ठीक है, अब बच्चों रेट में टाइम भी चाहिए और कंसंट्रेशन भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टाइम। शुरुआत में टाइम हमेशा 0 रखना है, क्योंकि जहां से स्टार्ट हुआ टाइम 0 से स्टार्ट हुआ। मैं मान के चलता हूँ, अच्छा A से B लिख लो बच्चों, सॉरी, क्योंकि पूरी बुक में A से B है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। पूरी बुक, आपको बुक के फॉर्मूले बेटर समझ आ जाएंगे अगर आप AB की टर्म में यूज करेंगे इसे। पर टाइम 0 पे इसकी इनिशियल अमाउंट मान के चलता हूँ A0। ठीक है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है A0। अब प्रोडक्ट, जब रिएक्शन टाइम 0 अभी शुरू होने वाली है रिएक्शन, तो प्रोडक्ट तो बना नहीं, तो प्रोडक्ट की शुरू अमाउंट कितनी होगी? 0। ठीक है, अब कुछ टाइम बाद टाइम मैं T मान के चलता हूँ। ठीक है, अब ये वही बच्चों इक्विलिब्रियम वाले मोल कंसेप्ट वाले सारे कॉन्सेप्ट आ गए। ये मान लो कम हो गया A0 माइनस एक्स, ये पहले A0 था, इसमें से x निकल के प्रोडक्ट में चला गया, तो ये कितना बचेगा? A0 माइनस एक्स, और जितना प्रोडक्ट में चला गया वो सारा यहाँ पे बन गया x। समझ रहे हो बच्चों? पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? शुरू में A0 था, ये 0 था, इसमें से x कम हो गया तो A0 माइनस एक्स, ये x बढ़ गया तो सिंपली x बन गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूं यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ A। ठीक है, A का रेट कैसे डिफाइन होगा? रेट का क्या फॉर्मूला बच्चों, याद करो, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, है ना। A की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है बच्चों? अब आपको पता होगा फिजिक्स में भी, चलो पहले मैं एक दो चीजें आपको बता देता हूँ बच्चों। वैसे ही आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी होगी आपने कि कंसंट्रेशन को डिफाइन करने का एक तरीका होता है, हम उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। जब भी कंसंट्रेशन केमिस्ट्री में आपने लिखनी होगी तो इतना बड़ा CONCE लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दो, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा था हमने। तो जैसे रेट का मैं फॉर्मूला अगर बनाऊंगा तो चेंज को कैसे लिखा जाता है?
डेल्टा। चेंज इन कंसंट्रेशन, अब ए की बात हो रही है तो चेंज इन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। बन गया फॉर्मूला। रेट ऑफ ए कैसे आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। हो जाएगा, सॉल्व भी कर लेते हैं इसे। देखो ए की कंसंट्रेशन कितनी चेंज हो रही है, चेंज कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ए की फाइनल कंसंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट माइनस एक्स माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट। समझ आया कि नहीं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम। टाइम कितना चेंज हुआ बच्चों, फाइनल टाइम टी, इनिशियल टाइम 0 तो टी माइनस 0। समझ आ रहा है या नहीं, चेंज इन कंसर्न। अभी मैं सिर्फ ए के बारे में बात कर रहा हूं, फिर मैं बी के बारे में बात करूंगा लेटर ऑन। अभी ए के बारे में बात कर रहे हैं तो चेंज इन, ये सिंबल बहुत जरूरी है बच्चों। चेंज डेल्टा कंसंट्रेशन का स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, किसकी कंसंट्रेशन, ए की, बाय चेंज इन टाइम, है ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन कैसे आया, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट। ठीक है, यहां पे देखो ए नॉट कट गया, क्या बचा बच्चों, माइनस एक्स अपॉन टी। अब एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, रेट कितना आया, माइनस एक्स अपॉन टी। रेट मतलब कि स्पीड, क्या कभी स्पीड नेगेटिव हो सकती है, सोच के देखो, क्या कभी स्पीड नेगेटिव में पड़ी है फिजिक्स की, कि गाड़ी जा रही है सर -45 किलोमीटर पर आवर, नहीं ना, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन फिर हमारी स्पीड नेगेटिव कैसे आ गई, हमारा रेट नेगेटिव कैसे आ गया, तो यहाँ पे हमने एक छोटी सी गड़बड़ करी है बच्चों। एक बात सोचो, यहाँ पे मैंने चेंज इन कंसंट्रेशन लिखा और ए यहाँ पे एक रिएक्टेंट है। अच्छा चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। यहाँ पे एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट हमेशा कम होगा कि बढ़ेगा, खुद से सोचो। जो रिएक्टेंट है टाइम के साथ साथ कम होगा या बढ़ेगा, ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। तो जो चीज़ हमेशा टाइम के साथ कम होगी उसका चेंज पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, सोचो। जो चीज़ हमेशा टाइम के साथ कम होगी, एक मेरे पास रिएक्टेंट है, वो शुरू में था 10 मोल, कुछ टाइम बाद वो रह गया 4 मोल, तो इसका जो चेंज है वो माइनस में आएगा या प्लस में आएगा। आपको पता होगा चेंज इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, है ना। तो फाइनल वैल्यू है 4, इनिशियल वैल्यू है 10, तो 4 माइनस 10 इज -6, सही ना। तो जो रिएक्टेंट है उसका जो चेंज इन कंसंट्रेशन है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, इसलिए रिएक्टेंट का रेट भी यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हम रिएक्टेंट के रेट को नेगेटिव मान लें, सही भी तो किया जा सकता है बच्चों। कैसे सही किया जा सकता है, 2 तरीके हैं। या तो मैं यहाँ पे मॉडुलस लगा दूं, मॉडुलस, यहाँ पे मॉडुलस लगाने से क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट नेगेटिव आया, मॉडुलस ने उसे पॉजिटिव कर दिया, तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव आएगा। या एक और तरीका जो आपकी बुक्स में है, यहाँ पे पहले से एक माइनस साइन लगा दो अपनी तरफ से, ठीक है। अब माइनस साइन देखो, यहाँ पे माइनस साइन है, तो सबके आगे यहाँ पे आ गया माइनस साइन, अंदर से बचा माइनस एक्स, माइनस माइनस बच गया प्लस एक्स बाई टी, अपने आप रेट पॉजिटिव हो गया। तो ये बात आपको एक याद रखनी है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन है उसके आगे खुद से एक माइनस लगाना है, ठीक है। तो सर क्या हम प्रोडक्ट के आगे भी माइनस लगाएंगे, खुद सोचो। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। शुरू में प्रोडक्ट कम था, जैसे ही रिएक्शन होती जा रही है प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है। तो शुरू में मान लो उसके हैं 4 मोल्स, 0 मोल सॉरी, 5 मिनट बाद उसके हो गए 10 मोल, तो चेंज पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया, फाइनल माइनस इनिशियल, 10 माइनस 0 पॉजिटिव आया। इसका मतलब जो प्रोडक्ट है उसका चेंज ऑलरेडी पॉजिटिव है, उसमें हमको छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम माइनस ज़रूर लगाएंगे, लेकिन सिर्फ किसके साथ लगाएंगे माइनस, रिएक्टेंट के साथ। प्रोडक्ट के चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ हमें माइनस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। लेकिन रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन माइनस के साथ ही लिखा जाएगा। आप ये बात समझ रहे हैं बच्चों, ठीक है। मैं आपको प्रोडक्ट करके दिखाता हूं। मान लो मैं रेट ऑफ बी निकालना चाहता हूं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बी कैसा आएगा बच्चों, देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय चेंज इन टाइम, ठीक है।
बी की कितनी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, फाइनल माइनस इनिशियल x माइनस 0 बाय कितना टाइम आया, फाइनल माइनस इनिशियल t माइनस 0 कितना आ गया, x बाई टी। देखो b की तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है, तो हमें b के साथ माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। और b कौन है बच्चों, b है प्रोडक्ट। तो हमें जब भी रेट निकालना है तो प्रोडक्ट के रेट के साथ माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉजिटिव आएगा। लेकिन जहां भी आप रिएक्टेंट का चेंज इन कंसेंट्रेशन लिखोगे उसके आगे आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा खुद से। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का चेंज इन कंसेंट्रेशन नेगेटिव आएगा, आगे एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव आपका आंसर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये बच्चों सब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आगे क्वेश्चन होंगे। सब्जेक्टिव में कई बार आता है कि वाई देयर इज अ नेगेटिव साइन इन टर्म ऑफ द या इन द फॉर्मूला ऑफ रेट फॉर द रिएक्टेंट्स। तो आपको पता है बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग विद टाइम, ठीक है, सो रेट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, है ना। एज वी नो रेट कैन नेवर बी नेगेटिव, तो उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने के लिए वी यूज द नेगेटिव साइन, ठीक है, ये आपको याद रहेगा। और देखो रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट यहाँ पे सेम आ रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम आए या नहीं आए, वो डिपेंड करता है। इतनी बात आप समझ गए, पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ आया। हम इसको बहुत, ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है, हम इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन में आगे कन्वर्ट करेंगे। आपको ये सारा समझ आ गया बच्चों, एक बार इसे पूरा नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। जो भी डाउट है बच्चों आप कमेंट सेक्शन में या व्हाट्सएप ग्रुप 9780555725 उस पर आप व्हाट्सएप पे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं बच्चों। हो जाएगा ये, इसको इरेज कर दो, ठीक है। पूरा पार्ट नोट कर लिया आपने वीडियो पॉज करके। चलो ये तो एक सिंपल रिएक्शन थी, अब हम थोड़ा सा बेसिक सा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस की तरफ मूव करते हैं। मान लो मेरे पास है, अच्छा ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन से पहले कुछ चीजें और डिस्कस कर लेते हैं रेट के बारे में। रेट के यूनिट क्या होगा बच्चों, सोचो रेट का क्या यूनिट है, क्या होता है रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। तो नीचे तो है टाइम, तो टाइम का यूनिट, ऊपर है कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन कौन सी वाली यूज करेंगे यहाँ पे, अगर तो सोल्यूशन है तो मोल पर लीटर, ठीक है, और अगर गैसियस सोल्यूशन, गैसियस मिक्सर है तो प्रेशर। आपको याद होगा ना, ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर भी यूज कर सकते हैं अगर गैसेस है तो रेट के दो यूनिट्स हो सकते हैं। एक तो यूनिट आएगा, देखो ऊपर है कंसंट्रेशन यानी कि मोल पर लीटर बाय टाइम, है ना, तो ये आएगा मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अब टाइम ज्यादातर मिनट में सेकंड में कुछ भी हो सकता है, तो मैं जैसे सेकंड मान के चल लेता हूं, मोल पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। और फॉर गैसियस सिस्टम, अगर मान लो मेरे पास गैसियस सिस्टम है तो रेट के क्या यूनिट्स आएंगे, तो रेट के यूनिट्स क्या होंगे बच्चों, ऊपर आएगा प्रेशर। अब प्रेशर कुछ भी हो सकता है, एटीएम मान लेते हैं हम, प्रेशर बाय टाइम, प्रेशर बाय टाइम, तो प्रेशर मान लो एटीएम है मेरे पास, और टाइम मिनट सेकंड एटीएम पर सेकंड, ठीक है। तो रेट के दो तरह के यूनिट्स हो सकते हैं, या तो मोल पर लीटर पर सेकंड, टाइम पे डिपेंड करता है, या एटीएम पर सेकंड, ये दो तरह के हो जाएगा बच्चों, ठीक है। नोट कर लिया आपने सारा कुछ। अब हम नेक्स्ट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस की तरफ मूव करते हैं, इरेज कर दो इसे। चलो मैं रैंडमली कोई भी इक्वेशन लिख रहा हूँ बच्चों, ए बी की टर्म पे ही, 2a प्लस या 2a गिव्स 3b, ये मान लो। कॉफिशिएंट भी इंपॉर्टेंट है, टाइम 0 पे ए नॉट इसकी 0, टाइम t पे इसको मान लो बच्चों। अब कैसे माने इसको, आपको याद होगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम से कि अगर जितनी भी अमाउंट डिक्रीज करती है कैसे बनाते हैं उसको आपको याद है। ये मान लो मेरे पास है x कम हो गया, ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना बनेगा, x ही बढ़ेगा, लेकिन साथ में कितना होगा, इसका खुद का कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई, जहां से आ रहा है उसका कॉफिशिएंट डिवाइड। याद है बच्चों आपको, ये +1 में आयनिक इक्विलिब्रियम में ऐसे शॉर्टकट्स करते हैं हम लोग। तो इसकी अमाउंट ए नॉट माइनस एक्स कम हो गया, ये कितना बढ़ेगा, जितना ये कम होगा उतना ही ये बढ़ेगा, बस उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके खुद के कॉफिशिएंट से, डिवाइड कर देना है जहां से आ रहा है उसका कॉफिशिएंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेट ऑफ ए लिखता हूँ, रेट ऑफ ए कितना आएगा बच्चों,
चेंज इन कंसेंट्रेशन, अब ए रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, माइनस चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम, कितना आया फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट और आगे एक नेगेटिव साइन बाय टाइम टी माइनस 0, कितना आ गया बच्चों, दोबारा से x बाय टी आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पे b के बारे में देखूं तो b का कितना आएगा रेट प्रोडक्ट का, क्या मैं इसके साथ नेगेटिव यूज करूंगा, नहीं, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ b बाय चेंज इन टाइम, तो b की कंसेंट्रेशन कितनी चेंज हो गई है, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि 3/2x माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है बाय t, तो कितना हो गया 3/2 इंटू एक्स बाई टी। देखो इस बार ए और बी का रेट डिफरेंट आ रहा है ना, लास्ट क्वेश्चन में ए और बी का रेट बिल्कुल सेम आ रहा था एक्स बाई टी, इस बार ए का रेट कुछ और आ रहा है, बी का रेट कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है कि रिएक्टेंट का रेट हमेशा प्रोडक्ट के रेट के बराबर आएगा, या ऐसा कुछ हो सकता है, किसी का रेट भी ज्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, वो सारा डिपेंड करेगा इनके कोफिशिएंट्स के ऊपर, ठीक है। हाँ, एक शॉर्टकट है, एक फॉर्मूला है जिससे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट को एक दूसरे से कनेक्ट किया जा सकता है। अब यहां पे भी देख लो, रेट ऑफ ए है x बाई टी, ठीक है, रेट ऑफ बी है 3/2 इंटू एक्स बाई टी। अगर मैं यहां पे x बाई टी की वैल्यू रेट ऑफ ए भर दूं तो देखो जरा क्या होगा, देखो यहां पे मैं साइड में इसको सॉल्व कर रहा हूं, मेरे पास रेट ऑफ बी है 3/2 एक्स बाई टी, है ना, या 3x/2t, रेट ऑफ बी 3/2 x बाई टी क्या है बच्चों, x बाई टी रेट ऑफ ए है, रेट ऑफ ए, है ना। यहां से बच्चों एक बहुत बड़ा शॉर्टकट निकलेगा, मैं 3 को डिवाइड कर देता हूं, देखो रेट ऑफ बी बाई 3 इक्वल्स टू रेट ऑफ ए बाई 2। अभी ये क्या शॉर्टकट निकला बच्चों, देखो ए का कॉफिशिएंट था 2, तो ए के रेट को 2 से डिवाइड कर दिया, बी का कॉफिशिएंट था 3, तो बी के रेट को 3 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब आपने एक इक्वेशन लिखी, उस इक्वेशन के कॉफिशिएंट्स देख लिए, हर कंपोनेंट के रेट को अगर उसके कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो वो आपस में इक्वल हो जाएंगे, समझ आई बात। ए का रेट था, उसको 2 से डिवाइड कर दिया और बी के रेट को 3 से डिवाइड कर दिया, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। इतनी बात समझ रहे हैं, मैं आपको बहुत सी एग्जांपल लिखवाऊंगा इसकी, पहले आपको ये समझ आ गया। जिस भी कंपोनेंट का आप रेट निकाल रहे हैं, मान लो मैं ए का रेट निकाल रहा हूं, तो ए के रेट को उसके अगर कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, रेट का फॉर्मूला कभी चेंज नहीं होगा, रेट का फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ए के रेट को 2 से डिवाइड कर दूं और बी के रेट को 3 से डिवाइड कर दूं, उसी के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। और ये कॉन्सेप्ट हर रिएक्शन पे पॉसिबल है, सिर्फ आपको रिएक्शन सही से बैलेंस करनी है, उनके कॉफिशिएंट्स लिखने हैं, और आप इसको किसी भी रिएक्शन पे अप्लाई कर सकते हैं। इतनी बात आप समझ रहे हैं। मैं आपको और एक सिंपल इक्वेशन दिखाता हूं, आपने ये सारा लिख लिया, एक और दिखाता हूं मैं आपको, रैंडम कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं हम लोग। देखो मान लो ऐसे लिख लेते हैं हम, 3a gives 4b plus 5c, कोई भी इक्वेशन, कोई भी कॉफिशिएंट, तो टाइम 0 पे इसको मैं मान लेता हूं a0, ये आएंगे 0 एंड 0, टाइम t पे इसको मैं मान लेता हूं a0 माइनस x, ये कितना बढ़ेगा बच्चों, x बढ़ेगा, इनटू इसका खुद का कॉफिशिएंट बाय 3, है ना, ये भी x बढ़ेगा, इनटू इसका खुद का कॉफिशिएंट बाय जहां से आ रहा है 3 बड़ा। अब मैं पहले यहाँ पे आपको देखो साइड पे शॉर्टकट लिख देता हूं, फिर एंड में हम चेक करेंगे क्या हमारा शॉर्टकट काम कर रहा है। मैंने क्या बोला था, ए का रेट ऑफ ए, इसको खुद के कॉफिशिएंट से डिवाइड कर दो, खुद का कॉफिशिएंट कितना है 3, किसके बराबर होगा, बी का रेट बाय बी का कॉफिशिएंट 4, किसके बराबर होगा, सी का रेट बाय सी का कॉफिशिएंट 5। तो मैं प्रूव करना चाहता हूं कि एंड में ये सब आएगा।
ए का रेट बाय उसका कोफिशिएंट, बी का रेट बाय उसका कोफिशिएंट, सी का रेट बाय उसका कोफिशिएंट, सब आपस में सेम हो गए। हम चेक भी कर लेते हैं बच्चों, नोट कर लिया आपने? हम चेक करते हैं। देखो पहले मैं ए का रेट निकालने की कोशिश करता हूं, रेट ऑफ ए फाइनल कंसेंट्रेशन। अब बच्चों मैं ज्यादा इस पे वो नहीं लिख रहा, सीधा सीधा आंसर लिखते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, ए नॉट माइनस एक्स माइनस ए नॉट, तो ये आएगा एक्स बाई टी, है ना। रेट ऑफ बी, बी का रेट बच्चों फाइनल 4x बाई 3 माइनस 0 बाय टाइम t माइनस 0, कितना आ गया बच्चों 4x बाई 3, सॉरी 4x बाई 3t आ रहा है बच्चों। अब सी के बारे में लिखते हैं हम लोग। सी के बारे में रेट ऑफ सी कितना आ रहा है, रेट ऑफ सी कितना आ रहा है, देखो फाइनल कंसेंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसेंट्रेशन 5x बाई 3 माइनस 0 बाय टाइम t माइनस 0, कितना आ गया बच्चों 5x बाई 3t आ रहा है। तो a का रेट आ रहा है x बाई टी, b का रेट आ रहा है 4x बाई 3t, c का रेट आ रहा है 5x बाई 3t। मुझे क्या प्रूव करना है, जो मैंने शॉर्टकट लिखा वो सही है। देखो शॉर्टकट क्या कह रहा है, a के रेट को 3 से डिवाइड कर दो। चलो a के रेट को 3 से डिवाइड कर दिया, x बाई टी को 3 से डिवाइड कर दिया, x बाई 3t बचेगा। b के रेट को 4 से डिवाइड कर दो, 4x बाई 3t को 4 से डिवाइड कर दो, क्या बचेगा कट के x बाई 3t बच रहा है, चेक करो। c के रेट को 5 से डिवाइड कर दो, c का रेट 5x बाई 3t, इसको 5 से डिवाइड कर दो, 5 5 कट गया, कितना बच गया x बाई 3t। चेक करो बच्चों क्या तीनों वैल्यू सेम आ रही है, समझ में आया अब आपको। ये वाला शॉर्टकट, ये एक्चुअली शॉर्टकट नहीं है, ये बुक का ही फॉर्मूला है, लेकिन कई टीचर क्या करवाते हैं इसको सीधा रटा देंगे। मैं आपको समझा रहा हूं कि देखो कैसे ये फॉर्मूला बना। पॉइंट समझ आ रहा है आपको कि जब भी किसी के भी रेट को निकालना है तो उसके रेट को अगर उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड, रेट का फॉर्मूला मैं बार बार बोल रहा हूं वही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। ये शॉर्टकट कहां पे यूज हो रहा है, अगर मान लो मुझे बी का रेट पता है, सी का निकालना है, तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। अब बी के रेट की वैल्यू फिल कर दी, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, सी का रेट आ जाएगा। मान लो मुझे ए का रेट पता है, बी का निकालना है, तो ए का रेट फिल कर दिया, यहाँ पे वैल्यू आई, बी का रेट, इन दोनों को इक्वेट किया, आंसर आ जाएगा। तो ये वाले शॉर्टकट तब यूज होंगे जब मुझे किसी एक कंपोनेंट के बारे में पता है और दूसरे के बारे में मुझे पता करना है। ठीक है, हो जाएगा बच्चों, आपको इतना पूरा आपको समझ आ रहा है कैसे करना है। ठीक है, चलो इसको मैं फॉर्मूला की टर्म में भी लिखाता हूँ, नोट कर लिया आपने। इरेज कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं थोड़े, अब जैसे क्वेश्चन आएंगे आपको मैं वो लिखाता हूँ। ये तो चलो हमारे अलग तरीके से करवा रहा था मैं, अब क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखना बच्चों, राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। राइट द एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। पहली क्वेश्चन इसमें दे रखी है बच्चों, N2 plus 3H2 gives ammonia। ठीक है, मैं करवा दूं आपको। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन लिखो, मतलब कि इनके रेट, आपको क्या लिखना है, आपको उस क्वेश्चन को समझना है, आपको इनके रेट को एक दूसरे से रिलेट करके लिखना है। एग्जामिनर का क्वेश्चन ये है कि बताओ नाइट्रोजन का रेट हाइड्रोजन से कैसे रिलेटेड है और हाइड्रोजन का रेट अमोनिया से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब जो मैं बोर्ड पे लिखूंगा आपको पहली चीज नोट नहीं करनी, पहले एक बार देख लेना है, फिर मैं एंड में उसको, जब मैं बोलूंगा कि आप नोट कर लो तब नोट करना, पहले इसको समझने वाली चीज है। हम अपने वाला शॉर्टकट उठाते हैं। शॉर्टकट क्या था, अगर मैं नाइट्रोजन का रेट, इसके कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन का रेट बाय उसका कोफिशिएंट 3, किसके बराबर होगा, अमोनिया का रेट बाय उसका कोफिशिएंट 2 होगा। अब मुझे स्कूल में ऐसे रेट 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 करके नहीं लिखना, क्योंकि आपको पता है स्कूल वालों को तो वही चीज चाहिए जो उनकी मर्जी है, तो आपको ऐसे रेट रेट की टर्म में नहीं लिखना, आपको रेट का फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है बच्चों रेट का फॉर्मूला, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। अब मुझे नाइट्रोजन का रेट का फॉर्मूला लिखना है, कैसे होगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय
चेंज इन टाइम, साथ में कोफिशिएंट है 1, है ना। और आपको याद होगा कि नाइट्रोजन एक रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की चेंज इन कंसंट्रेशन के साथ आएगा नेगेटिव, है ना। हाइड्रोजन के साथ कैसे होगा बच्चों, चेंज इन रेट का फॉर्मूला लिख रहा हूं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन बाय चेंज इन टाइम। कोफिशिएंट है यहाँ पे 3, हाइड्रोजन भी एक रिएक्टेंट है तो यहाँ पे आएगा नेगेटिव, बराबर रेट ऑफ अमोनिया। रेट ऑफ अमोनिया कैसे आएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया बाय चेंज इन टाइम, ये रेट लिख दिया, नीचे 2 भी है बच्चों, पीछे 2। आपको स्कूल में ये लिख के दिखाना है बच्चों, आपको इस तरह से नहीं लिखना जैसे ऊपर लिखा है मैंने रेट रेट रेट, उसका मैं मतलब वैसे मैंने इस फॉर्म में क्यों लिखा है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली बुक से ये चीज याद कर लोगे ना तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि नहीं सर आप तो ऐसे ही फेंक रहे हो, जब आप खुद इसको भूल जाओ, आप इससे क्वेश्चन करना आपको कंफ्यूजिंग लगेंगे, लेकिन आप इससे क्वेश्चन करोगे आपको कंफ्यूजिंग नहीं लगेंगे। 100% गारंटी दे रहा हूँ मैं। बच्चों से जो रिव्यूज मिलते हैं ना बच्चों, वो सबसे बड़े होते हैं। तो क्लास में मैंने हमेशा नोट किया है, मैं पहले हमेशा ये लिखवा देता था डायरेक्ट, तो बच्चे मेरे पास आ जाते हैं, सर इसमें रेट ऑफ हाइड्रोजन पूछा है तो क्या ये सारा पूछा है, रेट ऑफ अमोनिया पूछा है तो क्या ये सारा पूछा है। इसको भूल जाओ, ये सिर्फ स्कूल के लिए है, आप इसको समझो। बस आपको ये टर्म याद रखनी है कि हर एक का रेट उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो तो ये आपस में भी इक्वेट हो जाएंगे। आपको स्कूल में इस फॉर्म में लिखना है, डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट है 1, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, हाइड्रोजन का कोएफिशिएंट है 3, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, अमोनिया का कंपोनेंट है 2, कोएफिशिएंट है 2। वैसे तो ये तीनों गैसेस हैं तो मुझे प्रेशर की टर्म में लिखना चाहिए था, लेकिन चलो कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो इतना सा इग्नोर करके चलते हैं हम लोग। नोट कर लिया आपने ये सारा, आपको ये चीज स्कूल में दिखानी है लिख के। और कई बार इसको बुक्स में ऐसे भी लिखा जाता है, जैसे देखो आपको पता होगा डेल्टा को डी की टर्म में भी लिखा जा सकता है, डिफरेंशियल की टर्म में dx by dt, है ना। तो कोई इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो चेंज इन कंसंट्रेशन को dN2 by dt, dH2 by dt, d अमोनिया by dt, तो मतलब सेम है बच्चों। डी और डेल्टा ये तो फिजिक्स आपने बहुत पढ़ी होगी, तो आपको सारी फिजिक्स में यही कुछ तो होता है, डिफरेंशियल, डेल्टा, चेंज, है ना। हो गया बच्चों आपका। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, नोट कर लिया आपने यहाँ तक नहीं समझ आया वीडियो को पॉज करो, वापस जाओ शुरू वाले पार्ट से और दोबारा से देखो वीडियो का। यही तो बेनिफिट है बच्चों, आप कितनी बार भी देख सकते हो, कितनी बार भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, ठीक है। नोट कर लिया आपने पूरा। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही, सेकंड क्वेश्चन। चलो जी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या करें, ठीक है यही पार्ट यही है, 1/2a प्लस 1/3b गिव्स 1/5c। वही बोला एग्जामिनर ने कि रेट ऑफ रिएक्शन एक एक रिएक्टेंट प्रोडक्ट की टर्म में लिखो और आपस में इक्वेट करो। कैसे करेंगे बच्चों, देखो पहले हमारे वाला मेथड, रेट ऑफ ए बाय उसका कोएफिशिएंट। अब ए का कोएफिशिएंट कितना है, 2 या 1/2, 1/2, तो यहाँ पे नीचे आएगा 1/2, तो 1/2 इधर रेट ऑफ बी बाय उसका कोएफिशिएंट 1/3, साथ में रेट ऑफ सी बाय उसका कोएफिशिएंट 1/5, है ना। अब कोएफिशिएंट तो सारे ऊपर चले जाएंगे, 1/3 की टर्म में है, तो ये क्या आ जाएगा 2 टाइम्स रेट ऑफ ए, किसके बराबर 3 टाइम्स रेट ऑफ बी, किसके बराबर 5 टाइम्स रेट ऑफ सी, है ना। और स्कूल की टर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 2 टाइम्स रेट ऑफ ए, यानी कि 2 टाइम्स डेल्टा कंसंट्रेशन ए बाय डेल्टा टी, इसके बराबर 3 टाइम्स डेल्टा कंसंट्रेशन बी बाय डेल्टा टी, इसके बराबर 5 टाइम्स डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अब इसमें रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ए एंड बी, तो ए के साथ डेल्टा के साथ आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। नोट कर लिया बच्चों आपने, ज्यादा जल्दी हो रहा है तो आराम से वीडियो को देखो, बार बार देखो, 2 बार 3 बार हो जाएगा बच्चों सारा कुछ। नोट कर लो एक बार। इंपॉर्टेंट बात एक और ये है, ये तो आ गया,
मान लो ए का रेट दे दिया, बी के बारे में पूछ लिया, बी का रेट दे दिया, सी के बारे में पूछ लिया, तो वो सारा इस पे कॉन्सेप्ट रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलो आज के लिए इतना ही। बाकी इससे नेक्स्ट हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इसमें 1-2 चीज़ें और हैं बताने वाली, वो सारे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो, चैप्टर पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो बच्चों। देखो थोड़ा कोविड से बच के बच्चों प्लीज़। ठीक है, स्टे एट होम, स्टे सेफ। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।